स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं, दिस इज़ अबाउट एनालिटिकल ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो यूपीएससी का है उसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 10 आज होने वाला है, जिसमें प्लेन का हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें कुछ मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद अगला जो सेशन होगा उसमें कुछ बचे हुए और क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इनकी काफ़ी हाई है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, प्लीज़ इसे देखिएगा। थोड़ा सा 8 से 10 मिनट का समय अपने लिए आप लीजिएगा क्वेश्चन को करने के लिए। उसके बाद ही आप इसके सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करें, क्योंकि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर कर बस क्वेश्चन बना हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट 1 2 3 परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड पैरेलल टू द जेड एक्सिस, ये बोल रखा। अगर आप सिचुएशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें साफ साफ ये बोला हुआ दिख रहा है कि जैसे एक प्लेन है, मान लेते हैं इस प्लेन की इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन एंड द कंडीशंस व्हिच आर गिवन टू अस आर दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3, यानी कि 1, 2, 3 नाम के पॉइंट से ये प्लेन पास कर रहा है, एक बात। एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। लेट अस से द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज P1, सो P1 इज इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन, लेट अस से, सो वी हैव टू फाइंड इट, ये हमें निकालना है। गॉट इट? अभी क्या होगा, एंड द कंडीशन इज कि दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। एक प्लेन है जिसके परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं कहीं नीचे तक गया होगा, तो उस समय मैं ऐसा सपोज कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, ताकि दिखने से अच्छा समझ में आएगा कि लेट्स से द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज x + 2y + 3z = 1। तो ये प्लेन की इक्वेशन ये है, एंड दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसकी इक्वेशन, इसका मतलब गिवन है, लेट्स से P2, मैं इसे P2 टाइप का अगर कह दूंगा तो आप समझ जाना रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये हो गया। तीसरी बात बोली गई है कि दिस प्लेन इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस, यानी कि दिस इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस, सो लेट अस से जेड एक्सिस विल बी लाइक दिस। गॉट इट? अब एक बार क्वेश्चन को बिना क्वेश्चन पढ़े एक बार फिगर से समझ लेते हैं। फिगर में सिर्फ इतना बोला गया है कि हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन की P1 की इक्वेशन निकालनी है। कंडीशंस आर कि ये P1 प्लेन P2 प्लेन के परपेंडिकुलर है, और साथ में P1 प्लेन जो है वो जेड एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में P1 की इक्वेशन क्या होगी? गॉट इट? बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चंस में कंडीशन दी गई है जस्ट वी हैव टू जस्ट अप्लाई देम। आप पहली बात अगर देखोगे कि लेट अस से इक्वेशन ऑफ, अब देखो क्या हम सीधे नहीं बोल सकते कि इक्वेशन ऑफ P1 which is passing through P1 which is passing through the point 1, 2, 3 is, आप खुद मुझे बताएं, can't I write it like this कि a times x minus x1 plus b times y minus y1 plus c times z minus z1। होप यू गॉट इट? क्योंकि हमने इसको प्रॉपरली डिराइव किया कि जब भी किसी पॉइंट से कोई प्लेन अगर पास कर रहा होता है तो इक्वेशन इस तरह की होती है, जहां पर ए बी सी आर दी डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। इस प्लेन पे एक नॉर्मल जो होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज, यानी कि नॉर्मल वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप टाइप का जो होगा वही ए बी सी ये लिखे हुए हैं, और x1 y1 z1 यानी 1 2 3 जहां से वो पास कर रहा है। बहुत ईजी, आप चाहें तो इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें, मैं आपको दिखाने के लिए लिख देता हूं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और यहाँ देखोगे तो माइनस का a, यहाँ माइनस का 2b, माइनस का 3c, वी कैन कॉल इट लाइक a प्लस 2b प्लस 3c। तो आप समझ पा रहे होंगे कि राइट हैंड साइड में जो आया वो पूरा कांस्टेंट टर्म कैपिटल D टाइप का आ गया, और यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड टाइप का फॉर्म आ गया, यानी कि प्लेन की इक्वेशन आ गई जो आनी ही चाहिए। इक्वेशन 1 इसे भी कह सकते हो, ऊपर वाले को भी कह सकते हो, जरूरी नहीं है आप 1 में इसको एक्सपेंड करके इक्वेशन 1 की तरह दिखाओ, ऊपर से भी काम चल सकता था। अब दूसरी कंडीशन देखने की कोशिश करते हैं। इन्होंने बोला क्या? इन्होंने बोला कि जो ये प्लेन है, जो आपने इक्वेशन निकाली प्लेन 1 बेसिकली, ये प्लेन 2 के परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर का मतलब एज वी कैन क्लियरली फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन ऑब्जर्व P1 इज परपेंडिकुलर टू P2, सो दिस इंप्लाइज व्हाट कि नॉर्मल वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, बेसिकली दोनों के नॉर्मल 1 नॉर्मल 2 परपेंडिकुलर है। और एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट लाइक कि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर जो होगा इट मस्ट बी इक्वल टू 0। यही तो मतलब होता है। आपको अगर कोई बोलता है कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब यही तो निकलता है। और आप देखोगे कि इसके डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हमने सपोज किया, इसके साफ साफ दिख रहे हैं 1 2 एंड 3 ओनली। सो व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग, व्हेन वी आर डूइंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देम, देन वी विल गेट व्हाट a into 1 प्लस b into 2 एंड प्लस c into 3 दैट इज 3c, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन थी, हमने अप्लाई कर दी यहाँ पर, क्योंकि परपेंडिकुलर में इसके अलावा हम कुछ जानते भी नहीं है। अब एक तीसरी कंडीशन भी इन्होंने दे रखी है कि दिस इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस, दिस प्लेन 1 इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जब यहाँ पर ऐसा कुछ बोल रहे हैं आपको क्या समझ में आ रहा है ये बात जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ? क्या आपको नहीं लगता कि यार जब इन्होंने बोला कि कोई, मान लेते हैं देखो ये जेड एक्सिस है, ऐसे ही होता है, आप मुझे खुद बताओ कि जेड एक्सिस किसके पैरेलल परपेंडिकुलर होती है? क्या वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होती क्या? ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, या दूसरे शब्दों में हम इस प्लेन को एक नाम दे सकते हैं जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन। तो हम कह सकते हैं कि जेड एक्सिस जो होती है दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू दिस जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
अभी मैं सीधे सीधे ये समझ सकता हूँ कि ये जो z एक्सिस है, नो डाउट दिस इज परपेंडिकुलर ऑन इट, नो डाउट, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली P2 प्लेन के परपेंडिकुलर है। आप चाहें तो यहीं से भी डायरेक्ट कुछ कंडीशन वगैरह अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको क्या ये नहीं लगता कि नीचे कहीं पर XY प्लेन जरूर बैठा होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि नीचे हो सकता है इस प्लेन के ऊपर हो, लेकिन इतना तय है कि वो z के परपेंडिकुलर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इस प्लेन का नाम क्या रख दिया मैंने, XY प्लेन। आई होप आपको मेरी बातचीत थोड़ी बहुत समझ में आ पा रही होगी, कुछ जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, ये XY प्लेन है, ये XY प्लेन है। एक छोटी सी बात जिसकी इस क्वेश्चन से रेलेवेंसी नहीं है, लेकिन अभी बात आई है इसलिए बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। देखो माय डियर, ध्यान से समझना एक छोटी सी बात, ये z इज इक्वल टू 0 प्लेन है ना, अगर मैं इस प्लेन को थोड़ा सा 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ तो जो ये नया प्लेन बनेगा, आप इसकी इक्वेशन बता सकते हो? वेरी गुड, आपने कहा z इज इक्वल टू 1, गॉट इट। अच्छा, इसी प्लेन को अगर मैं ये वाला प्लेन जो है, इसको अगर मैं नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ 1 यूनिट, तो क्या इसका नाम हो जाएगा z इज इक्वल टू -1, इस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। इसका नाम क्या था, z इज इक्वल टू 0 था। आई होप आप मेरी बातचीत थोड़ी बहुत समझ पा रहे होंगे, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे हैं कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो हाँ, ये जो ब्लू वाला प्लेन है, ये कहाँ पर है, ये बिल्कुल धरातल पे पड़ा हुआ, होरिजन पे है, बिल्कुल एकदम जहाँ पे z0, यानी जहाँ पे ना तो हाइट है ना तो डेप्थ है, ये बिल्कुल ही है। इसके नीचे जाओगे डेप्थ आने लग जाएगी, इसके ऊपर जाओगे हाइट आने लग जाएगी, तो z इज इक्वल टू पॉजिटिव में वैल्यू आएंगी, z इज इक्वल टू नेगेटिव में वैल्यू आएंगी, और प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों बता रहा हूँ ऐसा मैं आपको, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो प्लेन है, इसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप के फॉर्मेट की होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप के फॉर्मेट की होगी, और इसकी इक्वेशन जो होगी वो होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 टाइप के फॉर्मेट की होगी, और इसकी इक्वेशन भी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 टाइप के फॉर्मेट की होगी। आप प्लीज ए बी सी डी में, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सेम टू सेम है, वो इन जनरल ले रखा है मैंने, कुछ भी हो सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ जो यहाँ पर बताने का आपको यह है वो ये कि यहाँ पर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ओनली x एंड y होगी, और यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z होगी, और यहाँ पे भी x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा, यानी x भी दिखेगा, y भी दिखेगा, z भी दिखेगा, ऊपर भी यही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x y दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे z0 है, और z0 का मतलब ये होगा कि z दिखेगा नहीं। मैं क्यों बताया ना आपको मैंने इतनी सारी बात, क्योंकि किसी के मन में डाउट आ सकता है, डायरेक्ट नहीं है डाउट, इनडायरेक्ट है। देखो कैसा, क्योंकि जब मैं कहता हूं कि एक्स वाई प्लेन, तो इसका मतलब कि ठीक है एक्स वाई प्लेन यानी कि कुल मिलाकर ये z इज इक्वल टू 0 प्लेन है, यानी z एक्सिस z इज इक्वल टू 0 प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्योंकि जब मैं कहता हूं कि z एक्सिस परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन के, तो आपके दिमाग में आएगा एक्स वाई प्लेन मतलब जहां पे सिर्फ x और y रहते हैं, तो आप बोलोगे तो इसमें तो नहीं है एक्स वाई, इसमें तो z भी है, ये कैसे हो गया? तो ये उस प्लेन से ऊपर या नीचे होगा ना, फिर जब ऊपर और नीचे होता है तो z भी हो सकता है। एक छोटी सी बात, जिसको डाउट आया होगा बाई चांस से आएगा, उसको मेरी बात का हिंट समझ में आ गया होगा, बाकी लोग अदरवाइज ले लें जिनको अभी डाउट ही नहीं आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल मुझे समझ में आया, बिकॉज दिस z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस z0 प्लेन, तो इसका मतलब मैं क्या निकाल सकता हूँ? कुछ आपको आइडिया आ रहा है? मुझे आइडिया आ रहा है, क्योंकि z इज इक्वल टू 0 प्लेन को कैन आई कॉल इट लाइक 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू 0, ऐसा टाइप का। z एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे काम की चीज मिल गई, मुझे मिल गया कि ये जो ऊपर वाला प्लेन जिसकी इक्वेशन निकालनी थी वो भी तो इसके परपेंडिकुलर हो गया। बोलो नहीं हुआ? अरे कहाँ पहुंच गए? क्या आपको नहीं लगता कि व्हाइट वाला प्लेन P1 प्लेन भी परपेंडिकुलर हो गया इस z इज इक्वल टू 0 की? यस ऑब्वियसली। तो फ्रॉम फिगर एस P1 इज परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन, XY प्लेन जिसको हम z इज इक्वल टू 0 प्लेन कह रहे हैं, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि जो P1 प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, इसके डायरेक्शन रेशियो उनमें वही रिलेशनशिप होगी जैसे इससे पहले हो रही थी। यानी कि कैन आई जस्ट राइट इट लाइक कि a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 1 इक्वल टू 0। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एग्जैक्ट इक्वेशन वो करवा रहा हूँ, फॉलो करवा रहा हूँ। c इज इक्वल टू 0, यहाँ से कंडीशन निकल के आ रही है तीसरी बात। अगर आप इन 1 2 3 में आपको करना क्या है, आपको इक्वेशन 1 निकालनी है। अगर आपको बेसिकली a b c की वैल्यू पता चल गई तो आंसर आ गया, क्योंकि ये जो आपने सपोज किया हुआ ये चीज, यही तो आपका आंसर है। a b c की अगर वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ये कहो या नीचे वाली 1 कहो, एक ही बात है। तो मुझे जस्ट a b c की वैल्यूज चाहिए थी, अगर मिल जाती तो मैं यहाँ रख दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे इक्वेशन प्लेन ही बतानी है, जस्ट पासिंग थ्रू 1 2 3। तो c की वैल्यू मुझे मिल गई है। अगर मैं c की वैल्यू को, अगर मैं आपको सिंपल सा कहूँ कि फ्रॉम 2 and 3, क्या आपको नहीं समझ में आता कि a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 हो रहा? क्योंकि c की वैल्यू 0 हो गई। और अगर a प्लस, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, अगर a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 हो गया, प्लीज ध्यान से, a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 हो गया, तो कैन आई कॉल इट लाइक a इज इक्वल टू माइनस 2b, और आई कैन जस्ट से a माइनस 2 b अपॉन 1 एंड c अपॉन 0 बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ? देख लो इधर, क्लियर है, क्योंकि अब मैं a b c की वैल्यू निकाल पा रहा हूँ।
कैन आई से कि माइनस का 2k हो गया, ये k हो गया, 0 इंटू के 0 हो गया। मेरा काम क्या था, मुझे ABC की वैल्यू चाहिए थी, मिल तो गई, भले ही इन टर्म्स ऑफ k मिली है, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे अगर आपने इस इक्वेशन को कुछ नामकरण कर देना, इसका जो भी आपका मन करेगा, मैं इस इक्वेशन से बोल रहा हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि a टाइम्स x माइनस 1, यही तो हमारी इक्वेशन थी, प्लस b टाइम्स y माइनस 2 प्लस c टाइम्स z माइनस 3, गॉट इट, इक्वल टू 0। एंड इफ आई एम प्लेसिंग नाउ द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स, माइनस 2 x माइनस 1 प्लस 1 y माइनस 2 प्लस c की वैल्यू 0 थी ऑब्वियसली, तो k इन सब में कॉमन आया हुआ, मैंने लिखा नहीं, वो 0 हो गया। सो आई कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, माइनस 2x प्लस का y माइनस माइनस का प्लस का 2 और माइनस 1 जार माइनस का 2 एंड इक्वल टू 0 एंड दे बोथ विल बी कैंसल्ड, y इज इक्वल टू 2x विल बी द रिजल्ट। सो दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ प्लेन P1। तो P1 प्लेन जिसकी इक्वेशन निकालनी थी, दैट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 2x। इसकी इक्वेशन जो आ गई वो कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 2x, एंड दैट वाज आवर क्वेश्चन कि क्या होगी, हमने बता दिया y इज इक्वल टू 2x। होप यू अंडरस्टूड दिस, आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्लीज़ इसे समझ लेना एक बार ध्यान से। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, प्लीज़ इस पर टाइम दें, 7 से 8 मिनट का टाइम, मैक्सिमम 8 to 10 मिनट्स का टाइम आप इस पर ले सकते हो, उसके बाद मैं आपको इसे बता रहा हूँ। ध्यान से देखना प्लीज़ क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक अच्छा आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, और मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबल है क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे 10 to 15 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है और 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लायक है ये पूछे जाने के। इधर देखते हैं, अब देखो, अ वेरिएबल प्लेन, ये क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़ें। अ वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ABC and meets the axis of reference in ABC, show that the locus of the point of intersection of the plane through A, B and C कैपिटल में and parallel to the coordinate plane is, ये प्रूव करना है बेसिकली क्वेश्चन को। हो सकता है प्रूव करने के लिए ना बोले, डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्मेट में पूछ ले आपसे, या कभी कभी वैसे डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलो ठीक है, इधर आ जाओ। अ वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ABC, देखो ठीक है, ये ना जब बोल रहे हैं कि मीट्स द एक्सिस ऑफ रेफरेंस इन ABC, तो ये सीधे सीधे हमें ये हिंट देने लग गए कि आपको करना क्या है। देखो, हमारे दिमाग में ऑलरेडी टेम्पलेट सेट होनी चाहिए कि हमें कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, और वो प्रैक्टिस से आते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन को फिर देखकर ही उसका नेचर समझ जाते हो। जैसे कि इधर देखो, इस क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है, मैं आपको डायरेक्ट उसे पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा रहा हूँ। ये A बोल रखा, ये B बोल रखा, ये C बोल रखा। इन्होंने बोला कि ये जो एक ऐसा प्लेन है जो कि ABC जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है वहाँ पर कट करता है XYZ एक्सिस को ऑब्वियसली, और ये प्लेन एक फिक्स्ड पॉइंट से जाता है। इस पॉइंट का नाम है A, B, C, इस पॉइंट से जा रहा है। इस पॉइंट का नाम मैंने बाहर पे लिख रखा। क्या आपको देख के नहीं लग रहा आपको क्या करना चाहिए? अरे भैया, हमें सिंपल समझ में आ रहा है कि इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन बन रहा है, और इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब x अपॉन स्मॉल a प्लस y अपॉन स्मॉल b प्लस z अपॉन स्मॉल c इज इक्वल टू 1 होती है। लेकिन वहाँ पे a b c क्या होते थे, इंटरसेप्ट होते थे, वो अभी नहीं है। अभी जानबूझ के उन्होंने ABC को कुछ और बोल दिया, तो हमें इसको कुछ इंटरसेप्ट्स को कुछ बोलने के लिए, समझाने के लिए अल्फा टाइप बोल देते हैं, बीटा टाइप बोल देते हैं। मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात को? बहुत ईजी है। 0 0 गामा टाइप का मैंने बोल दिया। अब क्या मैं नहीं बोल सकता कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा इक्वल टू 1। होप यू गॉट इट। ये समझ में आया होगा, सिंपल है, इंटरसेप्ट्स को लिख दिया। लेकिन बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस प्लेन, द पॉइंट ABC विच इज अ फिक्स्ड पॉइंट इज पासिंग थ्रू दिस प्लेन, सो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस गिवन इक्वेशन। तो इसका मतलब ABC इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा, इट विल लुक लाइक दिस। आप मेरी बातचीत समझ पा रहे होंगे शायद, क्योंकि XYZ सेटिस्फाई करेगा ना, ऐसा ही होगा। वेरी गुड। अब आपको मैं बताता हूं, जब भी लोकस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको कराए हैं, आप ध्यान रखना, उसमें एक कंडीशन क्वेश्चन आपको दे देता है, और उस कंडीशन में ही आपको आगे का जो प्रोसेस होता है उसे मिक्स करना होता है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यही वो कंडीशन है, तो इसको कुछ चाहो तो अभी से मान के रख लो, ताकि आपका ध्यान रहे इस पर। अब झूठ क्या बोलना आपसे, मेरी प्रैक्टिस है इस पर, मुझे पता है इसी पर काम है, इसी पर काम होगा। अब आगे की बात करता हूँ कि बोला क्या हुआ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स थ्रू A, B एंड C पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। मेरा ये तीसरा या चौथा वीडियो है इस लेक्चर को, इसी लेक्चर को रिपीट करने का। अक्सर मैं रिपीट करता नहीं, ये लेक्चर मेरा चौथी बार बन रहा है। पता है आपको क्यों बन रहा है? क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसको आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊं। मैंने बहुत बार ट्राई किया, फिर मैंने इस बार सोचा टाइम बचाने के लिए पहले से फिगर बनाते हैं। आपके लिए मैंने सब कुछ कर दिया जो मुझे लगता है पॉसिबल है समझाने के लिए। अब आ जाओ शुरू से, अभी आपको पूरी लैंग्वेज समझा दूंगा। इधर देखो, सबसे पहले बहुत बेसिक से x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस है। ये जो नीचे वाला प्लेन आपको दिख रहा है, आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि दिस इज नथिंग बट XY प्लेन टाइप का। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि दिस इज YZ प्लेन, क्योंकि y और z एक्सिस से मिलकर बना हुआ प्लेन कुछ नहीं होता, दो एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है।
ये जो तीसरा वाला है ये एक्स एक्सिस से जेड एक्सिस से मिलकर बना हुआ है, ये जेड एक्स प्लेन है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये जो जेड एक्स प्लेन है माय डियर, प्लीज ध्यान से समझना, इसी को आप दूसरे शब्दों में y इक्वल टू 0 कह सकते हो, क्योंकि इस प्लेन में आपको कहीं पर भी y की वैल्यू नहीं मिलेगी। ये कौन सी चीज है? जो दीवार में चिपकी हुई चीज है, आपकी ठीक सामने वाली दीवार है, ये फर्श है, फर्श। और यहाँ पे क्योंकि z की कुछ वैल्यू नहीं मिलती, सो वी कैन जस्ट कॉल इट लाइक z इज इक्वल टू 0 टाइप का प्लेन। और इस वाले में क्योंकि x वैल्यू आपको कभी नहीं मिलने वाली, इसलिए x इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि y z में x बिल्कुल नहीं, क्योंकि x तो इस तरफ है और हम बिल्कुल इस तरफ है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आ गया? अब नेक्स्ट आगे देखो, अभी जिस प्लेन के बारे में बातचीत चल रही है वो कोई और नहीं, वो इस तरह का प्लेन है। अच्छा, जब मैं कहता हूं कि प्लेन ऐसा है तो प्लेन ट्रायंगुलर है, ऐसा नहीं है होता। देखो प्लेन ऐसा कुछ होगा, प्लेन ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो कहां पर एक्स वाई जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और अपने इंटरसेप्ट्स बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ उसी चीज को दिखाते हैं, ट्रायंगल को। ऐसा नहीं कि प्लेन ऐसा ही होगा, प्लेन तो कैसा भी हो सकता है। जैसे कैरम बोर्ड है, आपने उसे कोने में रख दिया अपनी दीवार के, तो वो जहां पर एक्स वाई और जेड तीनों एक्सेस को कट कर रहा है, पॉइंट्स को मिलाओगे ट्रायंगल टाइप का बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका कैरम बोर्ड ट्रायंगुलर होता है, वो तो जैसा होता है वैसा होता है। तो वही बात है, ठीक है। आप मेरी बात तो नहीं समझे? आप समझ गए शायद। चलो, अब हमारे क्वेश्चन में बोला क्या, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बोली है। ये कह रहे हैं कि शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स थ्रू ए बी एंड सी, कैपिटल एबीसी। कैपिटल एबीसी इन्होंने पहले ही बताया था कि ये वो जगह है जहां पर एक्स वाई जेड एक्सिस को काटा जाता है। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं कि क्या ये कहना चाह रहे हैं, तो देखो ये जो पॉइंट है ये है ए, ये जो पॉइंट है ये है बी, और ये जो पॉइंट है सी। ये बोल रहे कि इन तीनों पॉइंटों से होकर जाने वाला प्लेन, अब वो एक ही नहीं होगा, वो तीन अलग अलग प्लेन होंगे। पॉइंट ए से जाने वाला प्लेन, पॉइंट बी से जाने वाला प्लेन, पॉइंट सी से जाने वाला प्लेन। लेकिन एक पॉइंट से कितने प्लेन जा सकते हैं? अरे बहुत सारे जा सकते हैं। इवन दो पॉइंट से भी इनफाइनाइट प्लेन जा सकते हैं। जब तीन पॉइंट से कोई बोले कि इन तीनों से जाना है एक ही बारी में, तो फिर वो एक ही प्लेन हो सकता है। तो जब अभी वो कह रहे हैं कि यार इस पॉइंट से कितने प्लेन जा सकते हैं या कौन सा प्लेन की बातचीत कर रहे हैं, तो एक साथ में वो कंडीशन फेंक दे रहे हैं आपके लिए। वो कह रहे हैं कि जैसे वन बाय वन समझते हैं, पॉइंट ए से जाने वाला प्लेन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट ए से जाना चाहिए और कोऑर्डिनेट प्लेन के, यानी कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन जो होते हैं उनमें से किसी के भी पैरेलल होना चाहिए। अब आप सोचो कि ये प्लेन कैसा दिखेगा। प्लीज सोचना, सिर्फ मेरे समझाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हल्का सा सोचना है, जितना मैं बता रहा हूं उसको सोचना है बस पॉज करके। क्या आपको लगता है कि इस पॉइंट ए से भी जाना चाहिए और कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है? तो कोऑर्डिनेट प्लेन यहाँ पे जो वर्क कर सकता है अपने लिए वो ये वाला है और कोई नहीं। मैंने आपके लिए डायरेक्ट ही बना दिया ये प्लेन, इस प्लेन की बातचीत चल रही है, क्योंकि यहाँ कहीं पर एक पॉइंट है जो कि अल्फा 0 0 है, यानी कि आप कह सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइप का है। तो इस प्लेन का नाम क्या होना चाहिए? क्या एक्स इज इक्वल टू अल्फा होना चाहिए? आप बोलोगे समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ कैसे नहीं आएगा समझ में। अभी तो मैंने जस्ट बताया था आपको, क्या आपको याद है? ये मैंने पीछे कुछ बताया, अरे वो मैंने इरेज कर दिया, चलो यहाँ पे बना देता हूँ। क्या आपको नहीं महसूस होता कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इस प्लेन का नाम क्या है, z इज इक्वल टू 0 है, अगर आप 1 यूनिट ऊपर जा रहे हो तो आपको अब क्या बोलोगे इस चीज को कि z की वैल्यू 1 हो गई। 1 यूनिट नीचे आ रहा हो तो z इज इक्वल टू -1 टाइप का हो गया। बस यही फंडे को मैं अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि अभी वो z पे नहीं हो रहा, अभी वो किसी और चीज पे काम कर रहा है। इधर देखो, प्लीज देखो, एक्स वाई जेड एक्सिस, ये आपके पास क्या है? वाई जेड प्लेन है। दूसरे शब्दों में x इज इक्वल टू 0 प्लेन है। अगर मैं इस प्लेन को 1 यूनिट आगे शिफ्ट कर दूं तो विल इट लुक लाइक दिस, ऐसा दिखने लग जाएगा। तो नाम क्या हो जाना चाहिए? x इज इक्वल टू 1। होप यू आर गेटिंग इट, आप समझ रहे हो। इसी को अगर मैं उधर को शिफ्ट कर देता ना, इधर की डायरेक्शन में, आप मेरी बात समझे शायद, समझ रहे होंगे शायद, ये ऐसा कुछ कर देता 1 यूनिट, तो ये x इज इक्वल टू -1 टाइप का हो जाता। अभी मैं x एक्सिस में खेल रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे शायद मेरी बातचीत थोड़ी बहुत। तो इतनी सी तो बात होती है यार, ठीक है। तो आपको मेन फंडा अगर समझ में आया हो क्या रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये कुछ और नहीं है। असल में ये जो प्लेन होता है, मैं बनाऊंगा नहीं उसे यहाँ पे क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट कर जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्लेन है, या दूसरे शब्दों में ये प्लेन जो है, यही प्लेन जो है, ये आपको जो एग्जैक्टली दिख रहा है, ये प्लेन जो मैंने अभी हाईलाइट कर रहा हूँ मैं जिसको, इस प्लेन को अगर आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हो अल्फा डिस्टेंस, तो इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन मस्ट बी दिस। सिमिलरली इस प्लेन को देखो, ये प्लेन कुछ और नहीं बल्कि ये वाला प्लेन है, इसलिए मैंने यहां पर एक फिगर बना रखा शुरुआत में ताकि आपको मैं यहां से समझा सकूं। ये इस प्लेन के बारे में बातचीत कोई कर रहा है कि ये प्लेन क्या होगा, आप खुद सोचो। ये प्लेन कुछ और नहीं, इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। ये जो नीचे वाला है ये ऊपर उड़ गया, बस और कुछ नहीं है। जो बॉटम है, फर्श है, वो छत बन गई, बस और कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये जब z इज इक्वल टू 0 था, जब ये ऊपर उठा, कितना ऊपर उठ रहा है? अल्फा ऊपर उठ रहा है, क्योंकि अल्फा से पास कर रहा है ये प्लेन। तो इसका मतलब आप बोल दो कि मैं नहीं मानता कि z इज इक्वल टू इसका नाम गामा होगा। सॉरी, इस बार अल्फा से नहीं गामा से उठ रहा है। आप इधर देखें ना यार, वैल्यू देखें ना, तो z इज इक्वल टू गामा। आप खुद बताओ कि ये कौन सा प्लेन है? आप जानते हो कौन सा प्लेन है? ये सामने जो आपको वॉल दिख रही है ना,
ये आपको सामने जो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, प्लीज इस पे फोकस करें। ये जो आपको दिख रही होगी, ये जो आपको येलो कलर की वॉल दिखाई दे रही है, इस येलो कलर की वॉल की मैं बातचीत कर रहा हूं। ये सामने, ठीक सामने की वॉल है मेरे। तो इसका नाम क्या है? y इज इक्वल टू 0, क्योंकि y की वैल्यू तो यहां आने पे बढ़ेगी ना, ठीक है। तो क्या आप नहीं मानते कि जब मैंने इसको पैरेलली आगे को थोड़ा शिफ्ट किया तो वो यहां कहीं पहुंच गया। अब वो बीटा, मैं नहीं बोलना चाहता, क्या आप समझ गए? y इज इक्वल टू बीटा इस प्लेन का नाम होगा, क्योंकि जब ये वहां चिपका हुआ था y 0 था, लेकिन जैसे हर किसी में किया वैसे इसमें किया। बहुत ही मजेदार। ये तीनों प्लेन के मुझे नाम पता चल गए हैं, क्योंकि वो इन्हीं 3 प्लेन की बात कर रहा है। आप प्लीज एक बार लैंग्वेज पढ़े। शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको छोड़ो अभी, इस पॉइंट को छोड़ो, आगे पढ़ो। ऑफ द प्लेन्स थ्रो ए बी सी, ए से बी से सी से जाने वाले प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। ए बी सी से पास कर रहे हैं और दे आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या आपको नहीं लगा ये तीनों प्लेन कोई एक्स वाई के, कोई वाई जेड के, कोई जेड एक्स के पैरेलल था? और तीनों के तीनों कोई ए से, कोई बी से, कोई सी से पास कर रहा था। अब चौथा टर्निंग पॉइंट सुनो, इसमें लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, वो क्या कह रहा है? ये बोला ना उसने लैंग्वेज के यहाँ पर कि शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये चीजें बताऊं कैसे होती है। ऐसा नहीं कि मुझे डायरेक्ट आने में लगा, मैंने बैठ के दीवालों को ऑब्जर्व किया है, दीवालों में देखा है तो समझ में आ गया, सीधा एप्लीकेशन चलता है इसका। क्योंकि देखो अब ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने सोचा ही क्या कहना चाह रहा, तो इसीलिए ना ये ऐसा आप खुद समझो कि जैसे ना, इधर समझो, इस फिगर में देखो प्लीज, फिगर नंबर 1 में टाइम जाएगा, नो डाउट, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, टाइम के साथ जाएगा वो। ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अभी क्वेश्चन के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए। इधर देखो, क्या आपको महसूस होता है कि ये मात्र एक ऐसा पॉइंट है जो इन तीनों प्लेन के लिए बहुत जबरदस्त है, बहुत यूनिक है? क्योंकि मैं पूछूं कि ये रेड पॉइंट कौन से प्लेन में है, क्या ये एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में? देखो तो ध्यान से एक्स वाई प्लेन में, देखो तो ध्यान से वाई जेड प्लेन में भी है, और देखोगे ध्यान से तो ये जेड एक्स प्लेन में भी है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों प्लेन में है, और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि ये पॉइंट का नाम क्या होता है? 0 0 0। और आप खुद सोचो, जो नीचे वाला प्लेन है ये क्या कहता है? मैं z0 दूंगा, वो कहता है मैं y0 दूंगा, वो कहता है मैं x0 दूंगा। तो तीनों ने जब अपना 0 0 0 दे दिया तो एक नया पॉइंट, एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट बना उसको ओरिजिन का हमने। तो मैं क्या नहीं कह सकता कि दिस पॉइंट ओरिजिन इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज 3 कोऑर्डिनेट प्लेन। वाव, ये जो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन है, इन सभी का इंटरसेक्शन है वो कौन? ओरिजिन। अब वही काम ये यहां पूछ रहा है। इस बार के प्लेन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स नहीं है, इस बार के प्लेन है एक्स इज इक्वल टू अल्फा, वाई इज इक्वल टू बीटा, जेड इज इक्वल टू गामा। वो बोल रहा है यार इसके इंटरसेक्शन कौन से हैं? ये मैथ से नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन से होगा, कैलकुलेशन नहीं है, इसमें देखना है। आप खुद अपनी आंखों से देखें और पता करें कि आपको क्या दिख रहा कि ये तीनों के तीनों प्लेन, मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया, ये टुकड़े में पजल है। आप इन तीनों प्लेन को मिलाने की कोशिश करो, क्योंकि प्लेन इतना ही नहीं होता, प्लेन अनंत होता है। ये प्लेन की बाउंड्रीज नहीं होती हैं, प्लेन को ऊपर भी स्ट्रेच कर सकते हो, आगे पीछे नीचे सब जगह स्ट्रेच हो सकता है। ये ऊपर तक जा सकता है, यहां तक फैल सकता है, यहां तक फैल सकता है, यहां तक फैल सकता है। ये है प्लेन, ये सबके साथ हो सकता है। तो जब मैं इसे स्ट्रेच करता हुआ लाऊंगा, जब मैं इसको स्ट्रेच करता हुआ लाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं ये मिल जाए, मैंने नीचे मिला दिया इनको। आप बोल दो कि आपको नहीं लगता ही मिल गए, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि उन मिले हुए प्लेन में से एक प्लेन तो ये है जो हमारा था व्हाइट कलर का, एक येलो कलर का और एक थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर का हल्का सा दिख रहा होगा। ये तीनों प्लेन हैं वो जो थे। इस बार ये प्लेनों के नाम अलग अलग है। इस प्लेन का नाम जो ऊपर वाला जो व्हाइट टाइप का कलर का प्लेन है, ये कुछ और नहीं z इज इक्वल टू गामा प्लेन है, ये कुछ और नहीं x इज इक्वल टू अल्फा प्लेन है, ये कुछ और नहीं y इज इक्वल टू बीटा प्लेन है। आई होप आप मेरी बातचीत समझ पा रहे होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इन सब में, मुझे प्लीज बताइए कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? मुझे ना यार ये लग रहा है कि जो सबके लिए कॉमन है, पता नहीं आपको लग रहा कि नहीं लग रहा। हाँ ध्यान से प्लीज, मुझे बॉटम वाले प्लेन से कोई नहीं लेना देना, मुझे एक इस प्लेन से जो फ्रंट में मेरे सामने खड़ा है, रेड है उसमें बिल्कुल है, यानी y इज इक्वल टू बीटा नाम के जो प्लेन है उसमें रेड पॉइंट है, z इज इक्वल टू गामा में है, x इज इक्वल टू अल्फा में। इसके अलावा आप कोई पॉइंट बता ही नहीं सकते इसके 8 कॉर्नर में से जो इन तीनों में होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही एकमात्र पॉइंट है। और इस पॉइंट की खास बात क्या हो गई कि इसमें जो x की वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी इसमें, क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी? अल्फा होगी, क्योंकि ये x इज इक्वल टू अल्फा प्लेन में। y की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू बीटा होगी, क्योंकि y इज इक्वल टू बीटा प्लेन में। z की वैल्यू क्या होगी? z इज इक्वल टू, वाह यार वाह। तो इसमें x y z की जो वैल्यू है बेसिकली वो ये हो गई। क्या आप नहीं मानते हैं? मानना पड़ेगा भैया आपको अब तो, ठीक है। अभी मुझे वो फील आया, सेटिस्फेक्शन आया अभी मुझे ये चौथा वीडियो के बाद कि हाँ मैंने समझा दिया, ठीक है, समझ गए यार, इतनी सी बात है। अब क्वेश्चन देखो, शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन थ्रो एबीसी पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट।
बोल रहे कि इस पॉइंट का, रेड कलर के पॉइंट का लोकस बताओ। लोकस क्यों बोल रहे होंगे ये? लोकस यानी पाथ बताओ। पाथ यानी कि मूवमेंट क्या है इसका, किस पाथ को ट्रेस कर रहा है, इसकी ट्रेजेक्टरी क्या है। तो क्या ये फिक्स नहीं है? नहीं है ये फिक्स। क्यों नहीं है ये फिक्स? क्योंकि ये जो अल्फा बीटा गामा है ये फिक्स नहीं है। अच्छा ये फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं दिए ही नहीं थे आपको, ये तो आपने सपोज किया है। वो प्लेन अपने जो इंटरसेप्ट्स बना रहा है वो छोटे इंटरसेप्ट्स भी बना सकता है, बहुत बड़े बड़े भी बना सकता है, ये हमें दे नहीं रखा। पॉइंट जो फिक्स है वो तो एबीसी है, अल्फा बीटा गामा फिक्स नहीं है। तो अगर अल्फा बीटा गामा फिक्स नहीं है तो ये पॉइंट भी फिक्स नहीं है। वहां जैसे ओरिजिन फिक्स रहता है, यहां नहीं कह सकते आप इसके लिए फिक्स है। ये इट विल डिपेंड ऑन व्हाट, इंटरसेप्ट्स, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स, क्योंकि ये पॉइंट खुद अल्फा बीटा गामा ही है। और ये आपने ही तो सपोज किया, अल्फा बीटा गामा आपने 1 2 3 बोल दिया तो ये 1 2 3 हो जाएगा, आपने 4 5 6 बोल दिया 4 5 6 हो जाएगा। सो दैट विल कीप ऑन वेरिंग। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बस इसी का लोकस बताना है, खत्म हो गई कहानी। अब कुछ नहीं है कहानी में, पता है आपको। अब आप सिंपल समझ गए कि यार x इज इक्वल टू अल्फा, y इज इक्वल टू बीटा एंड z इज इक्वल टू गामा आर दोज पॉइंट्स। और आप लिख दोगे यहाँ पे कि यार दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी अल्फा, विल बी एक्स वाई जेड, दैट पॉइंट ऑफ, आप लिखना प्लीज लैंग्वेज में, विल बी नथिंग बट अल्फा बीटा गामा। हो गया कुछ नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। क्योंकि आपको क्या बताना था, लोकस बताना है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, यानी कि आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड आपका आंसर चाहिए अब, क्योंकि एक्स वाई जेड कोई और नहीं है, आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर आप 1 and 2 देखो ध्यान से, फ्रॉम 1 and 2 अगर आप देखो, मैंने बोला था कि इसका यूज पड़ सकता है। आप देखो कुछ मत करो, अल्फा बीटा गामा आपको पता नहीं है ना, क्योंकि वो दिए थोड़ा ना थे, आप उसको यहाँ से एलिमिनेट कर दो और एक्स वाई जेड को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करो, क्योंकि यही है लोकस, यही है वो जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट जिसको आपने लाना है इन टर्म्स ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन y प्लस सी अपॉन जेड इक्वल टू 1। आंसर आ गया, बस मैंने जस्ट रिप्लेस कर दिया। देखो अब खुद सोचो कि ये क्या चीज निकली, प्लीज खुद सोचो, खुद सोचो, ये एक्स वाई जेड है कौन? आपका जवाब आएगा कि ये एक्स वाई जेड कुछ और नहीं है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और कुछ नहीं है। तो जब इक्वेशन निकल रही है तो वो टोटली इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड है, यानी कि दिस इज नथिंग बट द लोकस ऑफ दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वाह, हो गया क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन सिर्फ इतना सही है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत जबरदस्त है। मैं मानता हूं कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में, अगर आपने अगर फिगर वगैरह नहीं बनाया ना, अगर कुछ नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपने किया कि नहीं करा, 0 नंबर मिलने चाहिए आपको। अगर आपने फिगर वगैरह बनाया तो बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आया होगा। प्लीज़ इस क्वेश्चन को ट्राई करें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। 8 से 10 मिनट का समय लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजिन कट्स द कोऑर्डिनेट। देखो एक क्वेश्चन को करने का एक तरीका नहीं होता, लेकिन यार मैं ना मतलब सब तरीके एक साथ डिस्कस नहीं कर सकता आपसे, लेकिन मैं वो कोशिश करता हूँ जिसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने और थोड़ा आपके लिए यूनिक वगैरह हो, और जो मैंने पढ़ाया उससे लिंक करे, जिसमें आपको एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े, जो रिदम चल रहा है वही चलता रहे। इसलिए मैं इसको भी कराऊंगा उसी तरीके से। इसको करने के मुझे 2 तरीके भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं उससे करता हूँ जो मुझे लगता है हमने जो पीछे पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करने के लिए ठीक रहेगा। अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजिन। अब जब भी मुझे कोई कहता है कि कोई प्लेन है ओरिजिन से फिक्स डिस्टेंस पे है, तो मुझे यार एकदम से lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d समझ में आती है। जिसने मेरा लेक्चर डिटेल में स्टार्टिंग से देखता आ रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है समझने में कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इज lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू स्मॉल d। अब कोई बोलेगा वो तो ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू कैपिटल D होती थी, वो क्यों नहीं लिखी? वो नहीं लिखी मैंने, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है वहां ए बी सी डी का कोई खास मतलब नहीं होता, दे आर जस्ट अ कॉन्स्टेंट। ये लेकिन यहाँ पे खास मतलब है स्मॉल डी का, क्योंकि स्मॉल डी बोलता है आई एम नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। और अभी क्योंकि बातचीत उसी तरह की चल रही है, क्योंकि एक डिस्टेंस दे रखा है ओरिजिन से प्लेन का जो कि 3p है। इन दिस केस दे आर सेइंग दिस d इज 3p। सो अगर मैं इसको लिखता हूं lx प्लस my प्लस nz, लेकिन मुझे बहुत सुपर क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है पहले स्टार्टिंग के पहले दूसरे लेक्चर में कि ये चीज मैं ये स्मॉल d तभी कहला सकती है, राइट हैंड साइड को परपेंडिकुलर डिस्टेंस तभी कह सकते हो जब ये सामने वाले एलिमेंट हो। एलिमेंट इनके नाम रखने से नहीं हो जाता, एलिमेंट इनके नाम रखने से नहीं हो जाता। किस चीज से होता है? इनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो नाम की तरह इनका काम होना चाहिए। नाम से ही कुछ नहीं होगा, काम क्या कि ये डायरेक्शन कोसाइंस होने चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइन होनी चाहिए मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब सर मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके ये 1 के इक्वल होनी चाहिए, तभी बातचीत होगी, वरना आप कुछ नहीं कह सकते। मुझे ये समझ में आया सिर्फ अपनी इक्वेशन जैसी मैंने लिखी अपनी इक्वेशन, तो मुझे तुरंत बोलना पड़ेगा कि भाई l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर 1 के इक्वल होने चाहिए सम करके, तभी वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे और तभी सामने वाली जो चीज होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन होगा। जरूरी नहीं है, करने वाला ये भी कर सकता है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू लिख देगा, लेकिन जैसे ही वो लिख देता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऑटोमेटिकली समझा जाएगा कि उसके abc डायरेक्शन रेशियो ना होकर के अभी स्पेसिफिकली डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। वो बात यहां से भी चला सकता है, लेकिन मैंने एलिमेंट कह के चलाई ताकि थोड़ा सा हम फैमिलियरिटी हमारी क्रिएट हो जाए।
वरना बात अगर वो लिख दे नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 के इक्वल होगा तो भी सही चल रहा है फिर वो, ठीक है। फिर उसने क्या करा, नाम कुछ और रखे हुए लेकिन काम उसका ठीक चल रहा है। अब इधर देखो, ये बोल रहा है कि अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजिन एंड कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी। अच्छा, फिर से वही बातचीत हो गई कि जो अपना प्लेन है, जिस प्लेन की आप बातचीत करो इसकी आपने इक्वेशन मानी है, ये कह रहे हैं कि दिस प्लेन इज बेसिकली कटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन पॉइंट ए बी सी। तो इसका मतलब लेट्स से दीज आर दोस 3 पॉइंट्स ए बी सी। ए लेट्स से, अब देखो क्या बोलोगे, स्मॉल ए 0 0 टाइप का, अभी देखते हैं क्या बोलेंगे। मैं पसंद नहीं करूंगा बोलना, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इक्वेशंस को मान लिया, अभी मैंने ऑलरेडी इक्वेशन को मान लिया कि वो क्या होगी। अकॉर्डिंग टू मी इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस, सो कांट आई गेट द वैल्यू ऑफ दोज इंटरसेप्ट फ्रॉम द इक्वेशन? आई कैन। क्या मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर सकता हूँ? देखो x/3p को डिनोमिनेटर में ले आया l, मैं लाइन बचा रहा हूँ बस अपनी, आप देख ले, एक लाइन ले लेना प्लीज़ इसके लिए, 3p/m। वही चीज़ को मैंने जस्ट ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैं क्यों लिख रहा हूँ, मुझे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो बोल देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। x/a, y/b, z/c, दे आर नथिंग बट वाओ 3p/l, 0, 0, 0, 3p/n, 0, 3p/m, 0। आपको होपफुली समझ में आ गई होगी, क्लैरिटी हो गया। आप क्या करोगे यार, बस ये निकल तो गए आपके आंसर। अब क्या बोल रहे थे कि फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अच्छा जी, सेंट्रॉइड यहीं कहीं मान लेते हैं, लेट्स से सेंट्रॉइड इज एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेटों में, तो एक्स वाई जेड शुड बी व्हाट, क्योंकि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, आप प्लीज लैंग्वेज वगैरह लिख लोगे, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, द सम ऑफ ऑल एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3। इसके सारे एक्स कोऑर्डिनेट 3p/l + 0 बाई 3 करोगे जब आप, तो आपके आंसर से p/l आएगा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तीनों के y कोऑर्डिनेट का सम करो, 0 + 0 + 3p/m + 3, तो दैट विल गिव यू दिस। सिमिलरली z में तीनों के z को जोड़ो और उसको बाद डिवाइड कर दो 3 से, दैट विल गिव यू दिस। अच्छा, आपको क्या निकालना था, वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड। हमें इस एक्स वाई जेड के बीच में रिश्ता चाहिए कि क्या x² + y², क्या मतलब x और y z को मिक्स करना है आपस में। कैसे करोगे, क्या हमारे पास कुछ कंडीशन वगैरह है, तो हम देखेंगे, हम बोलेंगे हाँ ये कंडीशन तो है, इसका कब यूज़ करेंगे, इसे 1 टाइप का बोल लो, इसे 2 टाइप का बोल लो, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, क्योंकि यहाँ से कैन आई जस्ट से एक फ्रॉम 2 कैन आई जस्ट से कि lmn इज नथिंग बट p/x, p/y, p/z, क्या मैं कह सकता हूँ फ्रॉम 2 कहा मैंने ये, एंड नाउ फ्रॉम 1 and 2, नाउ फ्रॉम 1 and 3 कह दो चाहो तो 1 and 3, मैं कह सकता हूँ l² यानी p² + p² + p² इज नथिंग बट इक्वल टू 1। हो गया आंसर, आप समझ गए, 1/x² + 1/y² + 1/z² इज इक्वल टू 1/b²। खुद बोलो ये एक्स वाई जेड है कौन, आप खुद मुझे बोलो, मैं नहीं बोलूँगा। एक्स वाई जेड है कौन, आप देखो आपने किसको सपोज किया था एक्स वाई, दे आर नथिंग बट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो उनके बीच में रिश्ता निकला नहीं निकला, निकला, p गिवन था, तो हो गया आंसर है, दिस इज नथिंग बट द रिलेशन। क्योंकि लोकस वगैरह होता कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स। ये एक्स वाई जेड स्ट्रिक्टली वही होनी चाहिए, इसकी बातचीत चली थी, हाँ जी वही है, ट्राइंगल की सेंट्रॉइड्स हैं। बहुत अच्छा, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, 10 मार्कर के लायक। ये कोई भी क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है, इसलिए किसी क्वेश्चन को मिस करने की गलती मत करना, इसलिए मैं पूरे एफर्ट्स डाल रहा हूँ क्वेश्चन कराने में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। आप प्लीज से ट्राई करें, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक नज़र में ऐसा लग रहा है क्या है, वो उसी को लगेगा जिसको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट की, वरना तो कुछ भी नहीं है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। एक एट राइट एंगल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली इन्होंने। आप इधर देखो, ये पॉइंट है लेट से x1 y1 z1 टाइप का, लेट से आई एम कॉलिंग इट लाइक p। एक पॉइंट है q x2 y2 z2 टाइप का। ये कह रहे कि इन दो पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर दें आपस में, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाइसेक्ट्स दिस लाइन। जैसे एक लाइन है ना, ये लाइन है, एक लाइन है। अब इसको जैसे वो मतलब अगर मैं एक ऐसे, अब यार अब चाकू छोड़ना लगा दूंगा यहाँ पे, कुछ जैसे आप समझ रहे हो, जैसे कि कुछ भी चीज़ है एक मतलब ऐसे समझो कि इसमें कागज प्लेन को मैंने इसके आर पार कर दिया अगर प्लेन को, तो आप समझ गए कि प्लेन ने इस लाइन को बेसिकली 2 हिस्सों में बांट दिया, अगर मैंने बीच में से किया, वैसे ही कुछ वो कहना चाह रहे हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। यानी कि इसके बीच में, ठीक बीच में एक प्लेन आ गया, ठीक बीच में मतलब समझ रहे हो आप, उस प्लेन ने बेसिकली इसके 2 हिस्से कर दिए होंगे, इस लाइन के 2 हिस्से कर दिए। तो जैसे ही आपका वो नाइफ वगैरह जो पार करेगा, वो नाइफ का जो प्लेन है वो प्लेन की बातचीत कर रहे हैं। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। बहुत ईजी है, क्योंकि सिंपल सी बात समझ में आई है कि ये रेशियो 1 होगा और ये रेशियो भी 1 होगा और कुछ नहीं। ये चौड़ा सा नहीं होगा, बीच में कोई गैप नहीं होगा। आप ये मत समझना गैप है, आप खुद सोचो कि प्लेन से जब आप काटोगे तो क्या बनेगा,
2 हिस्से होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर मैं कह लेता हूं कि जो जिस जगह पे उसने कट किया वो पॉइंट अगर x, y, z है, इस टाइप का अगर वो है, तो क्या मुझे नहीं आता वो सेक्शन वगैरह फॉर्मूले जो होते थे, ठीक है, मैं समझ गया x इज इक्वल टू नथिंग बट x1 इंटू x2, सिंपल है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। आप समझ रहे होंगे मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ और कुछ नहीं, और कोई टेंशन नहीं है इस बार, सीधे मिड पॉइंट थ्योरम भी आप इसे कह सकते हो क्योंकि इसमें डायरेक्ट काम हो रहा है, वहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख दिया 2, ठीक है थोड़ा सा। अच्छा, और क्या खास बात है, इसने बोला कि इट इज़ एट राइट एंगल, अगर ये राइट एंगल में है तो क्या समझ में आता है? अरे भैया मुझे तो एक बात समझ में आ गई, पूछो क्या? मुझे समझ में आ गया कि इस प्लेन के लिए मुझे 2 चीज़ों की जरूरत है क्वेश्चन निकालने के लिए, जो भी मिल जाए उसमें से एक तो ये है कि जिस पॉइंट से पास कर रही है, मैंने मान लिया था एक्स वाई जेड से पास कर रही है, और अब मुझे एक्स वाई जेड गिवन हो गए, क्यों? क्योंकि x1 x2 वगैरह गिवन थे। तो एक तो इसका मतलब सिंपली मुझे पता चल गया कि किस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट गिवन हो गया। अगर नॉर्मल मिल जाता मज़ा आता, बोलो नहीं मिल पाएगा, कैसे नहीं मिलेगा यार, ये परपेंडिकुलर है, ये 2 पॉइंट से होकर जाने वाला, कि हम डायरेक्शन रेशियो नहीं निकाल सकते इसका, ये तो मैंने पढ़ाया था आपको। तो क्या आप नहीं समझ सकते कि dr ऑफ पी क्यू लाइन इज नथिंग बट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। मैंने हर चीज़ बताई है डिटेल में, हर चीज़ बताई है, मैं उम्मीद करता हूँ पीछे से देखते हुए आ रहे हैं। तो आप खुद नहीं बता सकते मुझे कि देन नॉर्मल टू द प्लेन इज है वो, ठीक है ना, प्लेन इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, यही तो होगा नॉर्मल टू द प्लेन। अब आपको मुझे बताओ, प्लेन का नॉर्मल मिल गया, प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा वो मिल गया, बोलो कि हम नहीं निकाल पाएंगे, हमें बोलो हमें आता ही नहीं कि यार a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय x1 y1 z1 विल बी इक्वल टू व्हाट दिस। तो आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज प्लेस करनी है, x2 माइनस x1 a के प्लेस पे, x माइनस x1, प्लीज x के प्लेस पे ध्यान से देखो क्या लिखना होगा आपको, यही तो लिखोगे और क्या लिखोगे, इस तरह से। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बातचीत जो मैं कह रहा हूँ? आपको आंसर आ जाएगा। एक सेकंड ना, थोड़ा सा रुकना है, एक गड़बड़ हो जाएगी वरना अगर आप समझोगे नहीं बात को। क्या देखो, कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा क्योंकि टाइम हमारा ऑलरेडी बहुत हो चुका है, लेकिन आपको समझाता हूँ आपको रखना कहाँ पे क्या क्या। देखो ए बी सी तो नो डाउट ये होंगे क्योंकि नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वही होते हैं। एक्स को नहीं भर सकते आप, एक्स सोचो कौन है, एक्स जनरल पॉइंट है लाइंग ऑन दिस प्लेन, जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट। x1 y1 z1 कौन होते हैं? ये मैंने इसको भले ही एक्स वाई जेड टाइप का नाम दे रखा था ना उस समय, लेकिन आप प्लीज़ एक बात को समझे, जरा आराम से समझे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स वाई जेड बेसिकली है कौन? ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से प्लेन पास कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि आप उसके प्लेस पे, इस x1 के प्लेस पे, इस y1 के प्लेस पे, इस z1 के प्लेस पे आप इनको डालना चाहिए आपने? आपको ना डाउट हो जाएगा, इसलिए मैं इनको एक नाम देता हूँ x डैश y डैश z डैश। आप मुझे बताओ कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? क्योंकि मैं x माइनस x1 कह रहा हूँ तो गलत हो रहा है ना अभी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि x1 y1 z1 ऑलरेडी नाम दिए गए हैं और वो प्लेन में नहीं लाई कर रहे। ये x1 y1 z1 कौन होते थे? जो प्लेन में लाई करने वाला पॉइंट होता था। तो अगर मैं ऐसे x1 y1 z1 कहूँगा पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा इस बेचारे का। अभी मुझे इसे क्या कहना चाहिए? मुझे कहना चाहिए x माइनस जहाँ से पास कर रहा है, जहाँ से पास कर रहा है, जहाँ से पास कर रहा है, यानी कि प्लेन से पास करने वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को मैं ना x डैश y डैश z डैश करना ज़्यादा सूटेबल रहेगा ना। x y z कौन होंगे? दे विल बी द जनरल पॉइंट। अगर मैं सिंपल एक्स वाई जेड कहूंगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? अ जनरल पॉइंट लाइंग ऑन अ प्लेन, और उसको मैं नहीं छेड़ूंगा, एक्स वाई जेड को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आर द पॉइंट फ्रॉम वेयर द प्लेन इज पासिंग, और उसकी वैल्यू मैं जस्ट यहां से लिख दूंगा। इतना छोटा सा काम, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पे वैल्यूज प्लेस कर दोगे। मैं समझ पा रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो, आप समझ तो नहीं पा रहे हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आज के आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने की कोशिश की थी और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने कोशिश की वो आपको पूरी समझ में आएगी, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अभी जितना टाइम हम दे रहे हैं चलता है, इस क्वेश्चंस को प्लीज़ 2-4 बार प्रैक्टिस करना, अपनी सेपरेट नोटबुक में नोट करना, क्योंकि प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, यूज टू हो जाओगे, उसके बाद फिर कभी भी क्वेश्चन आएगा इस पर बेस्ड, आपका दिमाग उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से आपने उसे भी ट्रेन किया होगा। क्योंकि लुई पास्चर ने कहा प्रोबेबिलिटी फेवर्स ट्रेंड माइंड, यानी कि संभावना किसी अभ्यस्त मस्तिष्क की सहायक है।
तो स्टूडेंट अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लग रहे हो तो प्लीज़ इन वीडियो लेक्चर्स को लाइक करें। हिस्ट्री के मेरे जो लेक्चर्स चल रहे हैं अभी फिलहाल उन्हें भी आप फॉलो करें। ज्योग्राफी वगैरह वर्ल्ड ज्योग्राफी ये भी स्टार्ट हो गए, तो आप इन सबको देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, कमेंट सेक्शन में लेके सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।